हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो हम लोगों ने लेक्चर डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कि पहले हम लोगों ने बात की कि आइसोमेरिज्म क्या है। तो आइसोमेरिज्म के लिए हम लोगों ने बात की कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, पर उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी अलग होती हैं, उनको आइसोमर्स कहते हैं। फिर हम लोगों ने आइसोमर्स को लेके बात की कि आइसोमर्स अगर हम बात करें कि किस तरह के आइसोमर्स होते हैं, तो अगर हम कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स के बेस पर बात करें, जहाँ पर एटम्स की कनेक्टिविटी ही अलग है, क्या है, जहाँ पर एटम की कनेक्टिविटी अलग है, तब हम कहेंगे कि जो एटम्स हैं, जो आइसोमर्स हैं, वो कैसे होंगे, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे। और अगर वो स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, अगर स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे कैसे आइसोमर्स हैं, वो हमारे स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ठीक, अब स्टीरियो आइसोमर्स में भी हम लोग कैसे, स्टीरियो आइसोमर्स में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों ने बात की थी पहले जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने बात की थी कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स जो स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट हो और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, तो वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। और स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात करते हैं। ठीक है, जब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर की बात कर रहे थे, तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, हम लोग किसकी बात कर रहे थे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। तो हम लोग, ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने किसकी बात की, हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात की। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने क्या कहा, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट, क्या है, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, व्हाट क्या था, सेम कनेक्टिविटी, व्हाट, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम। कनेक्टिविटी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, तब क्या हो जाएगा, तब वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की हम लोगों ने बात की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने दो तरह की आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, क्या, कि कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। क्या, कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज कन्फर्मेशनल। किसकी बात करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं, अब हम लोग क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं, अगर हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, तो कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है वो क्या है, वो रोटेशन है अबाउट सिंगल बॉन्ड, कि कैसे रोटेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यहाँ पर होंगे फ्री रोटेशन। क्या है, फ्री रोटेशन, रूम टेम्परेचर पर थोड़ी सी एनर्जी लेके ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। देखेंगे अभी हम लोग, अब जैसे अभी हम लोग आइसोमेरिज्म देखेंगे, एसाइक्लिक के देखेंगे, कन्फर्मेशनल साइक्लिक के देखेंगे, वोट फॉर्म, चेयर फॉर्म देखेंगे, चेयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, स्टेबिलिटी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एसाइक्लिक में हम लोग एथेन का देखेंगे, प्रोपेन का देखेंगे, ब्यूटेन का देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम देखेंगे हम लोग, जिनमें हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। इनमें नॉर्मली क्वेश्चंस किस तरह का होता है, स्टेबिलिटी पूछा जाएगा। साइक्लोहेक्सेन दे दिया और उसने दो ग्रुप लगा दिए, अब पूछेगा कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, तो हम लोग कन्फर्मेशन की बात करेंगे वहाँ पर। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की। तो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में हम लोग दो तरह के आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। और सेकंड वन जो है वो हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये दो आइसोमेरिज्म की बात की। अब देखो, एक्चुअली हमारा जो अभी जो टॉपिक है वो ये जो आज का हम लोगों का ये लेक्चर है वो डेडिकेटेड है किसके लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए।
तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो इनमें क्या है, इनमें बात करेंगे हम लोग देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में कैसे, सिस ट्रांस ई जेड इनकी बात करेंगे। दूसरा सिस्टम क्या बन जाएंगे, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का सिस्टम बन जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का सिस्टम बन जाएगा, और क्या बन जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम बात करें साइक्लिक सिस्टम बन जाएंगे, है ना, साइक्लिक सिस्टम बन जाएंगे, साइक्लिक सिस्टम बन जाएंगे। तो इनमें क्या देखेंगे, इनमें देखेंगे सिस ट्रांस ई जेड सिन एंटी, है ना, किस टाइम कौन सा नाम देंगे, क्या रूल है इनको सिस ट्रांस बोलने के लिए, क्या रूल है इसको ई जेड बोलने के लिए, क्या है जिससे हम सिन और एंटी बोलेंगे। अब बेसिकली हम लोग आते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इन सब के लिए क्या होता है, इन सब के लिए एक ही चीज़ होती है, सारे जो आइसोमर्स हैं उन सब में क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती हैं, और वो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती हैं, या तो एटम्स की कनेक्टिविटी की वजह से हो सकती हैं। अगर ऐसा है एटम्स की कनेक्टिविटी की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे कि भाई वो कैसे आइसोमर्स हैं, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। उनमें फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, पोजीशन, चेन, बहुत सारे आइसोमर्स आएंगे। फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर स्पेस में कनेक्टिविटी एटम्स की सेम है लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट अलग है, तब हम कहेंगे ऐसी आइसोमेरिज्म को, हम लोग कहेंगे ऐसी आइसोमेरिज्म को कौन सी आइसोमेरिज्म कहेंगे, हम लोग कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जब हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मॉलिकुलर फार्मूला सेम होते हैं, पर उन मॉलिक्यूल्स का जो डिफरेंट जो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं उनमें क्या होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर अलग होता है। कैसे कि अगर हमारे पास कोई दो आइसोमर हैं, किसी भी सैंपल के किसी भी मॉलिक्यूल के दो आइसोमर हैं, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर, अगर दो ऑप्टिकल आइसोमर हैं तब क्या होगा बताएं, तो क्या होगा, अगर एक सैंपल है वो क्या करेगा, सैंपल से होकर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जाएगी तो वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देगा, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। तो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो हम उस रोटेशन को ऐसे बोल दिया प्लस डी, डेक्स्ट्रो, है ना, राइट साइड को रोटेट कर देगा। और अगर हमारे सैंपल ने उस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज किया तो हम लोगों ने उसको नाम दे दिया नेगेटिव रोटेशन हो जाएगा, एल रोटेशन हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे था किसके लिए, कि कौन से आइसोमर क्या है, आइसोमर्स हमारे, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के कहेंगे तो इनका नेचर प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए अलग अलग होता है, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स है, और मॉलिकुलर फार्मूला सेम है जैसी सारी आइसोमेरिज्म में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने अभी जस्ट बताया, मैंने कहा देखो क्या है, एक ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, कोई भी एक लाइट सोर्स है, ये क्या है, ये एक लाइट सोर्स है, ठीक। इस लाइट सोर्स से हमें क्या, एक लाइट मिल रही है, ठीक है, ये पास कर रही है। हमने क्या किया, हमने इस लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाया, और ये देखो हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया, ये क्या हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब आते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब हमारे पास क्या है, हमने यहां पर कोई ऑप्टिकल एक्टिव सैंपल रखा है, हमने क्या रखा है, यहां पर कोई ऑप्टिकल एक्टिव सैंपल रखा है, जो क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका बिहेवियर क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए अलग अलग है, कोई भी है, ठीक। तो पॉसिबिलिटी क्या है, अब क्या है कि जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सैंपल से पास होगी, इस सैंपल की हमने क्या कहा, पाथ, इस सैंपल की लेंथ L है, और क्या है, कंसंट्रेशन जो हम बात करें इसकी कंसंट्रेशन क्या है, C। अब क्या दो पॉसिबिलिटी होंगी क्या, या तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारा सैंपल क्या है,
ये देखो ये ऐसा आ रहा था, या तो इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन कर दे, क्या है क्लॉकवाइज रोटेशन। और दूसरा क्या है, दूसरा है कि इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दे। ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ये क्या है, ये है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये दो रोटेशन है, इसे डी रोटेशन, एल प्लस माइनस, ठीक है। तो एक किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कोई मॉलिक्यूल है, उसके दो आइसोमर हैं अगर, तो वो किसी को क्लॉकवाइज किसी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे रहा है। तो ये फिनोमेना है, क्या आइसोमर था, लेकिन आइसोमर था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, पर उसका प्लेन पोलराइज लाइट के लिए बिहेवियर अलग था। वो उसमें क्या करते हैं, वो रोटेशन कर देते हैं, और रोटेशन कैसा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अब हमने क्या कहा, अब हमने देखो अभी क्या है एक चीज कि जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, इसको हम लोग क्या मान लो, हम लोगों ने यहां इसको नाम दे दिया क्या अल्फा। एक ही अल्फा है, एक ही देखो एक चीज और कि अगर एक ही सैंपल है वो अलग अलग एक अगर आर है एक एस है, अभी हम लोग बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की कैसे नाम दे रहा है। अगर एक मॉलिक्यूल के दो आइसोमर हैं, दो ऑप्टिकल आइसोमर है, तो अगर एक इसको क्लॉकवाइज अल्फा रोटेट करेगा तो दूसरा इसको एंटी क्लॉकवाइज अल्फा करेगा। मतलब क्या, रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन सेम रहेगा अगर सब कुछ सेम है, कंसंट्रेशन सेम है, पाथ लेंथ सेम है। क्या अलग रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग रहेगी। अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने कहा ये ऑब्जर्व एंगल क्या है। अगर हम इसके लिए बात करें कि ऑब्जर्व एंगल कितना है, ऑब्जर्व एंगल जो है वो अल्फा है। अब ये ऑब्जर्व एंगल जो सैंपल में रोटेशन करता है वो किस किस पर डिपेंड करता है। अगर हम न्यूमेरिकली अगर हम इसकी बात करें कि वो अल्फा किस पर डिपेंड करेगा, है ना, वो अल्फा किस पे डिपेंड करेगा, वो अल्फा डिपेंड करता है किस पे, इस सैंपल की पाथ लेंथ पर। किस पे डिपेंड करता है, इस सैंपल की पाथ लेंथ पर। वो डिपेंड करता है किस पे, वो डिपेंड करता है इस सैंपल की कंसंट्रेशन पे। जो ऑब्जर्व अल्फा है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एल पे डिपेंड करेगा, वो सी पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल पे डिपेंड करेगा। तो अब कंपैरिजन वाली, अब देखो अभी हम क्या करते हैं, हमने क्या कहा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ एल एंड सी मल्टीप्लाई विथ एल विथ सी। अब हम क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनलिटी हटा के बराबर करते हैं और क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट आएगा और उस कांस्टेंट को स्पेसिफिक रोटेशन नाम दिया। हमने क्या नाम दिया, स्पेसिफिक रोटेशन, हमने उसको नाम दिया स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा। इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। और क्या लिखा, ये सी मल्टीप्लाई एल, क्या हो जाएगा सी एल। अब देखो स्पेसिफिक रोटेशन विल बी अल्फा अपॉन सी इंटू एल। क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन सी इंटू एल। स्पेसिफिक रोटेशन ये किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वेवलेंथ पर, ठीक। अब देखो क्या, अगर हमने जैसे अब हमें कंपैरिजन करना होगा, तो अब कंपैरिजन जो हमारा स्पेसिफिक रोटेशन होगा, अब क्या होगा, वो स्पेसिफिक रोटेशन से कंपेयर करेंगे हम। क्यों, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन जो स्पेसिफिक रोटेशन है, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों, अगर हम बात करें स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, ये ऑब्जर्व अल्फा है, और कब है, जब उसकी कंसंट्रेशन 1 यूनिट और पाथ लेंथ 1 यूनिट है ना, ये फिक्स है। अगर हम किसी से स्पेसिफिक रोटेशन की बात कर रहे हैं, तो हम उस ऑब्जर्व एंगल की बात कर रहे हैं, उस ऑब्जर्व अल्फा की बात कर रहे हैं, जब उसकी कंसंट्रेशन 1 यूनिट है और पाथ लेंथ 1 यूनिट है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए हो जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू अल्फा इज द ऑब्जर्व रोटेशन अपॉन सी इंटू एल। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे रोटेशन को।
कौन से फैक्टर्स हैं जो रोटेशन को अफेक्ट करते हैं। जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, अभी हम लोगों ने बात की कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक इस रोटेशन को रोटेशन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रोटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो कौन से रोटेशन है, कौन से सॉरी फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर है नेचर ऑफ कंपाउंड, कि कंपाउंड कैसा है ना, वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, वो कितना रोटेशन करेगा, ये सब किसकी प्रॉपर्टी है, ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी, उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। सेकेंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, भाई सॉल्वेंट क्या करेगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल की हम बात करें, अगर हमारे पास कोई ऐसा सैंपल था जो पॉजिटिव क्लॉक वाइज रोटेशन करता है, हमने लेकिन उसमें सॉल्वेंट ऐसा यूज किया जो जो एंटी क्लॉक रोटेशन करता, फिर क्या होगा, तो वो नेचर बदल देगा हमारे सॉल्यूशन का। तो वो क्या करेगा, तो हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, कि सॉल्वेंट का नेचर भी अफेक्ट करेगा, किसे अफेक्ट करेगा, रोटेशन करेगा, रोटेशन को चेंज कर सकता है। थर्ड बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। कंसंट्रेशन पे जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, स्पेसिफिक रोटेशन का, सॉरी जो ऑब्जर्व्ड अल्फा है रोटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ सॉल्यूशन की पाथ लेंथ क्या है, और वो क्या है, वो टेम्परेचर पर और वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं एक क्वेश्चन पर, जो क्या कहा उन्होंने, कहा एक सैंपल है, क्या उन्होंने क्वेश्चन में क्या देखे रखा है कि एक सैंपल है, एक ऑर्गेनिक सैंपल है और जिसका स्पेसिफिक रोटेशन प्योर, अगर हमारा सैंपल प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसका रोटेशन कितना है +40, मतलब क्लॉकवाइज 40 डिग्री है, अब वो प्योर है। अब उसमें क्या लिखा है, द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सैंपल दैट एग्जिबिटेड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +32, क्या कि अगर वो प्योर है, प्योर फॉर्म में, तब तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना था, स्पेसिफिक रोटेशन 40 डिग्री था। लेकिन अगर उस सॉल्यूशन में क्या इम्प्योरिटी के फॉर्म में दूसरा उसका आइसोमर पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, तब उसने स्पेसिफिक रोटेशन 32 ऑब्जर्व किया, तो इसकी प्योरिटी कितनी होगी, इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करें, हम ऑप्टिकल प्योरिटी की बात करेंगे, तो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होगी, क्या है ऑप्टिकल प्योरिटी, देखो परसेंट में निकालेंगे। ठीक है, अब आ जाओ, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल, एंड स्पेसिफिक यहां पे क्या होगा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, इस into 100। ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है, ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होगी, ऑप्टिकल प्योरिटी इन परसेंट क्या होगी, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल इनटू 100। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है, +32, कितना है +32, और स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल कितना है 40 मल्टीप्लाई बाई 100 से 0 80%। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है इस सैंपल की, इस सैंपल की ऑप्टिकल प्योरिटी 80% है। कितनी है 80%। मतलब ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसमें जो रोटेशन दिख रहा है वो क्या 80%।
मतलब अगर जैसे हमारे अगर हम बात करें स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 40 डिग्री, अगर इसका 40 डिग्री है और 80 डिग्री की बात कर रहे हैं, द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ सैंपल दैट स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 32, तो अगर हमने कहा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 32, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 80%। 80% इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी है, ठीक है। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? 80%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब देखो द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ S2 ब्यूटेनल, स्पेसिफिक रोटेशन दिया है क्या? S2 ब्यूटेनल इज 10 ml पर ग्राम पर डेसीमीटर। देखो पहली चीज क्या कि S मैंने बताया था देखो क्लॉकवाइज R, एंटी क्लॉकवाइज S, और S2 ब्यूटेनल के लिए क्या है? 10 ml स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक। और साथ में क्या? द ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ R एंड S, और ये क्या R और S के लिए कितना दिया गया? -0.45, -0.45 इफ द पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, क्या? पाथ लेंथ ऑफ सैंपल हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, हम यहां पे क्या लिखेंगे? पाथ लेंथ ऑफ सैंपल। पाथ लेंथ ऑफ सैंपल क्या? L दिया गया है कितना? L दिया गया है 0.6 डेसीमीटर। एंड द कंसंट्रेशन क्या दिया गया है? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन दी गई है 0.15 ग्राम पर ml। क्या दिया गया? ग्राम पर ml, ठीक है। अब क्या? द परसेंटेज ऑफ R एंड S इन एंसियोमर्स इन द सैंपल, R और S का क्या निकालना है? परसेंट निकालना है, ठीक। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ S2 ब्यूटेनल, क्या? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ क्या? S2 ब्यूटेनल, ये कितना दिया गया है? ये दिया गया है -10 ml पर ग्राम पर डेसीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या दिया गया? साथ में दिया गया ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन, ये स्पेसिफिक नहीं है, ये ऑब्जर्व्ड है, तो ये अल्फा, ये क्या दिया गया? R और S का दिया गया, तो हम क्या कहेंगे? ये -0.45 दिया गया। ये कितना दिया गया? -0.45 दिया गया। अब देखो मैंने बताया कंपैरिजन करने के लिए क्या करना। अब ऐसे देखो, एक कंपैरिजन अगर हमें करना होगा, एक सैंपल फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 ml का 10 डेसीमीटर की पाथ लेंथ का, एक सैंपल 5 डेसीमीटर का, तब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? तब कंपैरिजन करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम क्या करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? स्पेसिफिक रोटेशन के साथ। स्पेसिफिक रोटेशन के साथ क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक रोटेशन को जब हम बात करते हैं तो वो ऑब्जर्व्ड होता है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन होता है, लेकिन कब? जब हम उसकी कंसंट्रेशन को 1 यूनिट कर देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन के साथ उसकी पाथ लेंथ को 1 यूनिट कर देते हैं। तो जब भी कंपैरिजन करेंगे, जब भी कंपैरिजन हम कर रहे होंगे, तो सब कैसे हो जाएंगे? सब के लिए सेम हो जाएगा, सबके लिए कंसंट्रेशन सेम है, सबके लिए पाथ लेंथ सेम है। क्लियर? ठीक है। तो ये R है, R अल्फा ऑब्जर्व्ड एंगल है, R प्लस S के लिए -0.45। तो इसके लिए स्पेसिफिक रोटेशन निकालेंगे, अगर हम इसके लिए अल्फा R प्लस S निकालना चाह रहे हो, अल्फा R प्लस S निकालना चाह रहे होंगे, तो कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ऑब्जर्व्ड रोटेशन कितना है? -0.45। अभी हम लोगों ने इसके पहले फॉर्मूला देखा था अपॉन C इंटू एल। C कंसंट्रेशन कितनी दी गई है? कंसंट्रेशन दी गई है 0.15 इंटू और ये क्या L कितना दिया गया? 0.6। कितना दिया गया? 0.6। ये देखो 3, ये कितने टाइम चला जाएगा? 5 टाइम। तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ R प्लस S इज इक्वल टू 5। क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आवर सैंपल विच हैज R एंड S इन एंस्यूमर इज 5। अब देखते हैं, अब हम लोग किसकी बात करते हैं? ऑप्टिकल प्योरिटी। किसकी? ऑप्टिकल प्योरिटी। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है? कितनी है ऑप्टिकल प्योरिटी और एनेंसियोमेरिक एक्सेस कितनी है इसमें? तो देखो सबसे पहले रोटेशन प्योर का,
अब सॉरी सैंपल का, और क्या देखो ये 100 अभी हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया 100। अब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे दिया गया है किसके लिए, हाँ ये दिया गया है, हाँ ये निकाला था -10, ये है अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन फॉर प्योर के लिए -10, ठीक है। ये किसके लिए है, ये अल्फा R+S हमारे सॉल्यूशन के लिए। तो अल्फा ऑफ इम्प्योर मतलब जिसमें दोनों एनेंसियम मारा, तो वो कितना है 5 अपॉन क्या, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल, वो कितना दिया गया 10, दोनों में क्या एंटी क्लॉकवाइज 2, और ये क्या हो जाएगा 50%। इसका मतलब S की ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी है 50%, और इसके बाद का जो 50% बचा है उसमें R और S दोनों हैं। बचे हुए 50% में क्या है, बचे हुए 50% में दोनों में क्या है R और S, क्या है R और S। तो 25% क्या है R, 25% क्या है S, तो टोटल S कितना हो जाएगा, S परसेंट हो जाएगा 75 और R परसेंट हो जाएगा 25। इज इट क्लियर। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, S 75 R 25, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये चीज आती है। अब जब भी हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकल एक्टिव होने का, कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा, तो पहले हम लोग बात करते थे, हम लोग कहते थे कि कार्बन शुड बी एसिमेट्रिक। मतलब अगर हमने कोई भी एटम की बात की, हमने कार्बन एटम की बात की, उसके पास 4 वैलेंसी है, तो उसकी अगर चारों वैलेंसी अलग अलग एटम्स के साथ जुड़ी हुई है, अलग अलग एटम्स के साथ जुड़ी हुई है, तो हम लोग कहते हैं ऐसे कार्बन एसिमेट्रिक है। लेकिन एसिमेट्रिक होना किसी भी सेंटर का एसिमेट्रिक होना गारंटी नहीं है उसके ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या, हमारे किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या, ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए इसेंशियल एंड सफिशिएंट कंडीशन वो क्या होती है, वो मॉलिक्यूल शुड बी कायरल होना चाहिए। और कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर कोई मॉलिक्यूल को कायरल होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरी, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसमें क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन इज नो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, SN, क्या SN नहीं होना चाहिए, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, I नहीं होनी चाहिए, ये रिप्रेजेंटेशन है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर देखो, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अभी बनाते, तो ऑप्टिकल किसी भी कंपाउंड की अगर हम ऑप्टिकल कायरलिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कायरलिटी, तो कायरल मॉलिक्यूल कौन से होंगे, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, नो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर एक मॉलिक्यूल कैसा है, अगर एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है तो वो अपनी मिरर इमेज के साथ क्या नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा, क्या नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज, अपनी मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पॉसिबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, देखो एक यहां पे मैं COOH, ठीक, यहां पे मैंने HOH, यहां पे HOH, यहां पे मैंने COOH, ये बना दिया, एक मॉलिक्यूल बना दिया।
अब देखो अगर कार्बन, अगर हमने जैसे बात करें, देखो जैसे हमने फॉर एग्जांपल यहां पे एक ये बनाया ए बी सी डी कुछ भी, ठीक। इसकी अगर हम मिरर इमेज की बात करें, मिरर इमेज की बात करें, इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, देखो इसकी मिरर इमेज मैं यहां बना देता हूं, तो इसकी मिरर इमेज देखो ए बनेगा, यही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। क्या बनेगा, सी डी और बी, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। अब इस मिरर को, इस इमेज को आप इसके ऊपर रखेंगे तो वो इंपोज नहीं होगी इसकी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, कायरल हैं और ऑप्टिकल एक्टिव होंगे जिन मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज उनकी जिन मॉलिक्यूल्स की मिरर इमेज उनके ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल होती है, वो कायरल होते हैं। और कायरल होने के लिए 3 कंडीशन होती हैं कि उस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, हमने एक मॉलिक्यूल इस तरह से लिया, हमने एक मॉलिक्यूल को इस तरह से लिया और देखो हमने एक प्लेन ऐसे डाला, ये देखो ये क्या है, एक प्लेन, ये क्या है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस प्लेन के दोनों तरफ हमारा मॉलिक्यूल कैसा है, सेम है। देखो यहां से प्लेन डाला, कार्बन कार्बन, H OH OH, COOH COOH, ये कैसा हो जाएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से एक्कायरल हो जाएगा, ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी, अगर हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, अगर हमने जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की, हम जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या, ठीक है, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात कर रहे हैं। ये देखो ए प्लेन है, 4 मेंबर रिंग है, ठीक, एबव द प्लेन H, बिलो द प्लेन Cl H। यहां पे भी कुछ बना दो, यहां पे मान लो हमने A लिख दिया, यहां पे B लिख दिया, कुछ भी लिख दिया अपने मन से। क्या करा, कुछ भी लिख दिया अपने मन से, कोई भी ग्रुप लगा दो। यहां पे फ्लोरीन, यहाँ पे अब देखो इसकी जगह क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रुप जो नाम है नाम लिख दे रहे हैं। हमने यहाँ पे फ्लोरीन लगा दिया तो नीचे फ्लोरीन लगा दिया, ऊपर क्लोरीन लगा दिया, तो ये हम क्या करते हैं, ब्रोमीन लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे ब्रोमीन लगाया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया और ऊपर ब्रोमीन लगा दिया। अब देखो ये जो सेंटर है, ये सेंटर, यहां से अगर हम यहां पे जहां पे गए तो हमें यहां पे क्या मिला, हाइड्रोजन। तो इसके 180 पर जाने पर, इसी के 180 जाने पर हमको वापस से क्या मिला, हाइड्रोजन। उसके इन्वर्जन पॉइंट पर अगर सेम चीज मिल रही, क्या, अगर ये देखो हम नीचे आए, हमको नीचे आने पर क्या मिल रहा, ये देखो नीचे आने पर हमको ये Cl मिल रहा है, तो 180 पर ऊपर जाने पर भी हमें क्या मिल रहा है, Cl। अगर हमें इस पॉइंट पर F मिल रहा है तो इसके 180 पर भी हमें क्या मिल रहा है, F मिल रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये देखो ये जो पॉइंट है, ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, ठीक। अब हम बात करें अगर नो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, SN क्या है। अभी भाई SN एक, अभी सिग्मा हम समझ आ रहा था, एक प्लेन डाल दो कहीं से, हमने I की बात कर ली। कोई अगर हम बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की तो हमने I एक सेंटर से हर तरफ एक जैसा दिखे, है ना, जैसा सामने दिखे वैसे पीछे दिखे, जैसा अगल में दिखे वैसा बगल में दिखे, तो वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया। अब बात किसकी करना है, अब बात करना है हमें अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हम SN की बात करेंगे, क्या, SN की बात करेंगे
हम किसकी बात करेंगे, SN की बात करेंगे। देखो जब हम SN की बात करते हैं, हम क्या, जब हम SN की बात करते हैं तो देखो ये हमारा क्या है, बॉक्स, ठीक, ये स्पेस है हमारा। हम एक टेट्राहेड्रल कार्बन की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने टेट्राहेड्रल कार्बन की बात की तो हमने क्या किया, अब देखो हमारे पास ये क्या हो गया, एक रेड, ब्लैक नहीं काम करेगा, ये अलग अलग हमने 4 इस तरह से बॉल बना दें, ठीक है। ये ब्लू, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, ये देखो, ठीक, ये 4 बॉल है और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में बना देता हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन है, सबके बीच में 109 डिग्री टू 8 मिनट, अगर का हाइड्रोमेथेन है कुछ भी है तो 109 डिग्री के लगभग एंगल है, ठीक। अब देखो अगर ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर हम इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में C2 क्या करें, C4 करते हैं। हमने क्या किया, C4 रोटेशन अप्लाई किया, क्या किया हमने, C4 रोटेशन अप्लाई किया। अब देखो C4 रोटेशन अप्लाई करने पर क्या होगा, C4 रोटेशन अप्लाई करने पर क्या होगा, देखो C4 जैसे ही रोटेशन लगाया हमने, इसको रोटेट किया तो ये ग्रीन कहां पे आ जाएगा, यहां पर, और ये रेड कहां पहुंच जाएगा, यहां पर, और ये ब्लू कहां पे आ जाएगा, यहां पर, और ये येलो कहां पे आ जाएगा, यहां पर। क्लियर। अब देख लो हमने क्या किया, अब हमारे पास रेड है, रेड कहां चला जाएगा, यहां, और ग्रीन कहां आ जाएगा, यहां, तो ग्रीन कहां आ जाएगा, यहां, येलो कहां पे चला जाएगा, येलो आ जाएगा यहां पर, बोलो सबको समझ आ रहा है, और ब्लू कहां पे चला जाएगा, यहां पे। ये देखो ये C4 एक्सिस है, ये क्या है, C4 यहां पे तो कार्बन है, ये कार्बन, यहां पे क्या है, कार्बन सेंटर। इसने क्या किया, ये यहां पर C4 ऑपरेशन अप्लाई किया है, C4 एप्लीकेशन अप्लाई किया। अब हम क्या करें, देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखो ये C4 अगर हमने मान लो इस तरह से अप्लाई किया, ये मान लो अगर ये Z एक्सिस है, ये क्या है, Z एक्सिस, तो इस Z एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, XY प्लेन। परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा है, XY प्लेन। तो हम XY प्लेन इस पे लगा देते हैं। हम क्या करेंगे, हम देखो यहां पर XY प्लेन हमने इस पे लगा दिया, तो जैसे ही हमने प्लेन लगाया तो क्या होगा, इसका कहां पे मिरर इमेज बनेगा, यहां पर, इसका यहां पर, इसका यहां पर, इसका वहां पे। अब देखो क्या बनेगा, हमने जैसे ही इसमें क्या लगाया, सिग्मा H। अभी हम लोग जो सिग्मा और इन C4 और इनकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग अभी सीखेंगे, ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तो उनमें वहां पर इनको डिटेल में सीखेंगे। तो अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम S4 की बात करें, हम किसी भी S की बात करें, हम किसकी, S की बात करें, तो S का मतलब SN की बात करें तो CN के बाद परपेंडिकुलर सिग्मा। क्या CN कोई एक्सिस लगा दो, CN कोई रोटेशन कर दो, उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लगा दो, वो S हो गया। अब देखो, अब हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, देखो यहां पे क्या देखते हैं, यहां पे चलो, अब क्या है, देखो जैसे ही प्लेन लगाया, हमने मिरर लगाया, तो क्या इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां। तो हमने क्या किया, ग्रीन को कहां बना दिया, ग्रीन को बना दिया यहां, ग्रीन को कहां बना दिया, यहां। रेड को बना दिया कहां, रेड कहां बनेगा, रेड ये था, नीचे बन जाएगा, ठीक। अब देखो ब्लू ये था, कहां आएगा, ये। अब
येलो, येलो कहाँ था, यहाँ मिरर इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ। अब देखो, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं नहीं सही है, ठीक। और देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ये हमारा कार्बन। अब देखो यहाँ पे सिग्मा एच हो गया, C4 हो गया, ये क्या हो गया, इसका मतलब हमने यहाँ पे S4 अप्लाई कर दिया। अब S4 अप्लाई किया तो देखो अगर ये अलग अलग हैं, अगर अलग कलर अलग ग्रुप और एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हमने इसको इसके ऊपर इंपोज करना चाहेंगे तो ब्लू के ऊपर ग्रीन आएगा, रेड के ऊपर ग्रीन आएगा, इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर येलो आएगा, येलो के ऊपर रेड आएगा। मतलब इस इमेज को, इस जो हमारा रिजल्टेंट है, इसको इंपोज नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। तो ये क्या बनेगा, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है, ये इसके लिए नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज है। मतलब क्या, इसका मतलब कि यहां पे C4 परपेंडिकुलर सिग्मा H अगर हम बात करें S4, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर S4 सिमेट्री नहीं है अभी, जब तक ये अलग अलग है। सोचो अगर ये भी हाइड्रोजन सब एक है, सिर्फ दिखने के लिए हमने अलग अलग बना दिया। ये सब अगर व्हाइट होता, फॉर एग्जाम्पल, ये चीज समझ गए ना, अभी क्या, अभी अलग अलग हैं, एक के ऊपर दूसरे को इंपोज नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव है। अब देखो अगर ये सब व्हाइट होता, ये सब व्हाइट होता, ये देखो ये सब मैं एक जैसा बना दे रहा हूं, मतलब कि इसमें कोई फर्क ही नहीं है कि कौन क्या है, कलर भूल गए, सब क्या कर दिया, सब व्हाइट कर दिया, सब व्हाइट कर दिया। वो तो वही है, ये हमने क्या किया, हमने हर चीज को व्हाइट कर दिया। अब देखो सबको व्हाइट किया, उठा के इसके ऊपर रख दो, सेम रख जाए, कोई फर्क ही नहीं, जो ये है वो ये। इसका मतलब अब इसमें S4 सिमेट्री है। अब इसमें S4 सिमेट्री है का मतलब कि अब इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, इस मॉलिक्यूल में कायरलिटी नहीं है क्योंकि इसमें S4 आ गया, है ना। ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा। जब हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो यह कैसी मिरर इमेज बनेगा, ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा, इसलिए ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। क्या, कि उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, थर्ड नो अल्टरनेटिंग एक्सेस ऑफ सिमेट्री, SN नहीं होना चाहिए, SN नहीं होना चाहिए। और SN क्या है, SN है एक रोटेशन के परपेंडिकुलर एक प्लेन, जो अभी हम लोगों ने देखा। पहले देखा जब कलर अलग है तब क्या है, तब इसमें S4 सिमेट्री नहीं है, तब ये ऑप्टिकल एक्टिव है, कायरल था। लेकिन जैसे ही इसमें कलर खत्म हो गया, सब व्हाइट हो गए, मतलब सारे एटम और ग्रुप एक जैसे हो गए, तब हम कहेंगे कि भाई ये तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इसमें कायरलिटी नहीं है, ये अकायरल हो गया। क्लियर। अब क्या आता है, अब अगर हम बात करते हैं तो अब एक चीज होती है कि हमने ये तो सीखा कि ऑप्टिकल एक्टिव है, सब चीजें हैं। अभी हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि जो हमारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, वो सारे 3D में है। कार्बन टेट्राहेड्रल है, 4 बैलेंस हैं, स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनके साथ लगे हुए ग्रुपों की भी अलग ज्योमेट्री होगी, कोई भी ज्योमेट्री हो सकती है, वो स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब जो हमारे ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हैं वो 3D में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब वो 3D में डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर्स को हमें क्या करना है, हमें कैसे 2D में रिप्रेजेंट करना है, हम 2D में उन्हें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये 4 फिशर प्रोजेक्शन, फ्लैंक वेव, साहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये है, ठीक है। इनमें क्या है, अब हमें इनमें रिप्रेजेंट करना है। इनमें ये रिप्रेजेंटेशन होगा। कैसे होता है, जब हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, देखो जब भी हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो फिशर प्रोजेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को, फिशर प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करता है। देखो फिशर प्रोजेक्शन में वो क्या करता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, मतलब जितने कार्बन सेंटर को रिप्रेजेंट करना है
जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पे कार्बन है और हमने लिखा C2H5 और हमने लिखा H और OH। ये टेट्राहेड्रल कार्बन है। हमें क्या करना है, इस एक कार्बन सेंटर को रिप्रेजेंट करना है। तो जितने कार्बन सेंटर को रिप्रेजेंट करना है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो पॉइंट है, क्रॉस पॉइंट है, वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पर एक कार्बन है, तो जितने कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे एक वर्टिकल लाइन पर उतनी हॉरिजॉन्टल। अगर 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करना ये, अगर 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करना ये, तो हर एक पॉइंट क्या करेगा, हर एक पॉइंट एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये यहाँ पर कोई ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, तो ये देखो इस तरह से यहाँ पे क्या है, ये हमारे ग्रुप लगे होंगे। ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे ग्रुप लगे हुए हैं। ये क्या है, ग्रुप लगे हुए। तो इसमें क्या है, इसमें एक वर्टिकल लाइन, क्या है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 लाइन है, उनका क्रॉस पॉइंट एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या, एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे जुड़े हुए ये इस कार्बन से जुड़े हुए एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और चौथा ये पूरा ग्रुप। अगर हम इस कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 ये लगे हुए हैं। इसकी बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आते हैं हम किसकी, अब हम बात करते हैं फ्लाइंग वेज की। अब फ्लाइंग वेज की बात करते हैं तो देखो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, 2 बॉन्ड्स, ये और ये सॉलिड बॉन्ड। ये कैसा है, सॉलिड बॉन्ड। अब ये बॉन्ड अलग अलग तरह का दिखाएंगे कि भाई इनका मतलब क्या है। देखो अगर हम इन नॉर्मल बॉन्ड्स की बात करें, बॉन्ड 1 और बॉन्ड 2, हमने ये क्या 1 और 2 बॉन्ड की बात करें, इन बॉन्ड्स की बात करें तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड ऑन प्लेन है। क्या है, ऑन प्लेन। देखो अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें, देखो अगर हम इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें, देखो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा है, अभी देखो हम लोगों ने देखा हुआ था, जैसे 1, 2 यहाँ पे होंगे, 3 और ये क्या है 4 और यहाँ पे देखो इस तरह से क्या है, ये जुड़ा हुआ। अब देखो अगर हम एक प्लेन डालें, कोई एक हम प्लेन डालें, इस पे हम फॉर एग्जांपल एक प्लेन डाल रहे हैं, ठीक। अगर कोई भी प्लेन डालेंगे, हमने ये अगर मान लो ये प्लेन डाला, हमने क्या किया, ये प्लेन डाला, देखो ये प्लेन डाल दिया। अगर हमने ये प्लेन डाला तो 1 और 2, ये 2 वाले जो ग्रुप हैं, एटम होंगे, ग्रुप होंगे, जो भी होंगे वो क्या होंगे, वो इस प्लेन पे आएंगे। और एक क्या, ये वाला ग्रुप क्या आएगा, वो क्या आएगा, वो ये वाला है, जो ये वाला ग्रुप है, ये कैसा है, ये एबव द प्लेन है। ये कैसा है, एबव द प्लेन। देखो ये प्लेन है, देखने की कोशिश करो, ये प्लेन है, 2 प्लेन पे आ जाएंगे। ये क्या है, ये ऑन द प्लेन, ये क्या होंगे, ऑन द प्लेन, ये क्या हो जाएगा, ऑन द प्लेन। और ये क्या है, ये प्लेन है, हम बाहर से देख रहे हैं, ये प्लेन के अंदर दिखेगा, बिलो द प्लेन। ये क्या दिखेगा, बिलो द प्लेन। अब हमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना था, अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना था, तो क्या जो ये है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड वो क्या दिखा रहे हैं कि ऑन प्लेन है। अगर हम बात करें, हम इनको नाम दे दें कि ये 1 है और ये वाला 2 है, जो हमने यहाँ पे 1 और 2 लिखा, ऑन प्लेन। एबव द प्लेन को अगर हमने 3 बोल दिया तो ये क्या है, एबव द प्लेन 3 और बिलो द प्लेन 4, बिलो द प्लेन 4।
ये बॉन्ड इस तरह से सॉलिड बॉन्ड क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा ऑन एबव द प्लेन। क्या दिखाएगा, एबव द प्लेन। क्या दिखाएगा भाई, ये एबव द प्लेन। और ये बॉन्ड क्या दिखाएगा, ये बॉन्ड दिखाएगा बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो ये फ्लैंग बेज रिप्रेजेंटेशन है जहां पर तीन तरह के बॉन्ड दिखाए जाते हैं। एक कैसा, एक सॉलिड, एक ब्रोकन और दो नॉर्मल बॉन्ड दिखाए जाएंगे। जो ये नॉर्मल बॉन्ड है वो कैसे हैं, वो ऑन द प्लेन है, और जो सॉलिड बॉन्ड दिखाया जा रहा है वो एबव द प्लेन है, और जो इस तरह से ब्रोकन बॉन्ड दिखाया जा रहा है वो क्या, बिलो द प्लेन है। ये फ्लैंग बेज रिप्रेजेंटेशन है। अब साहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें, अब हम अगर किसकी, साहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें तो हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे साहॉर्स और न्यूमैन की। अब साहॉर्स में क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें देखो, इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से एक लाइन और ये दो कार्बन, और इन दो कार्बन के साथ लगे हुए ग्रुप 1 2 3 4 5 6, ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। कार्बन है, कार्बन की ये ए लिख दे रहा हूं, CV, CA इज अ कार्बन, इस कार्बन के साथ 1 2 3 और ये पूरा ग्रुप, ये 4 वैलेंसी लगी हुई है। CB कार्बन की बात करेंगे 4 5 6 और ये पूरा CA कार्बन जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो फ्लैंग बेस में करेंगे। अभी हम देखेंगे, अभी हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इंटर कन्वर्जन देखेंगे कि एक दूसरे फॉर्म में कैसे बदलेंगे, इनका RS नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, इनमें अगर हम रोटेशन करेंगे, फ्लिपिंग करेंगे, क्या करेंगे, क्या चेंज आएगा उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, या क्या उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा, तो ये सब डिस्कस करेंगे। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, एक फ्रंट कार्बन लेते हैं, एक बैक कार्बन मानते हैं। जैसे इसको हमने फॉर एग्जाम्पल हमने यहां से देखना स्टार्ट किया, हम यहां पे खड़े हैं, हम यहां से इसको देख रहे हैं, तो हमारे लिए ये क्या, ये फ्रंट कार्बन है। ये कैसा कार्बन है, फ्रंट कार्बन है, और हमारे लिए ये कार्बन कैसा है, बैक कार्बन। ये कैसा है, ये हमारे लिए बैक कार्बन है, ये बैक कार्बन है। जब हम यहां से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, जब हम यहां से देखो, यहां से देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं, तो हमको ये कार्बन और उसके पीछे वो, तो हम किसे देख पाएंगे, सिर्फ आगे वाले को देख पाएंगे, क्योंकि आगे के जस्ट पीछे है, तो हमें पता है कि पीछे एक कार्बन है, पर हमें दिखेगा नहीं। तो हम उसके लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये हमारा फ्रंट कार्बन है, ये हमारा क्या, फ्रंट कार्बन है, और फ्रंट कार्बन के साथ देखो ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं। यहां पे क्या बना हुआ है, 1 2 3, ये लगे हुए हैं। अब देखो इसके ठीक पीछे बैक कार्बन है, इस कार्बन के ठीक पीछे बैक कार्बन है, और उन पे कौन से ग्रुप लगे हैं, 4 5 6। इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 4 इसके ठीक पीछे होगा, 5 इसके ठीक पीछे होगा, ऐसा ही तो है, 1 के पीछे 4, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे क्या है, 3 के पीछे 6, ये ठीक पीछे। तो ये देखो जो इस तरह से दिखाए जा रहे हैं, ये दिखाए जा रहे हैं कि ये पीछे के कार्बन के साथ जुड़े हुए बॉन्ड है, और ये क्या दिखा रहे हैं, ये फ्रंट कार्बन, इसके पीछे बैक कार्बन, और इस तरह से बॉन्ड बने हुए हैं। ये कौन सा, इक्लिप्स कन्फर्मेशन है। अभी आगे आएंगे, हम जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे कि ये रिप्रेजेंटेशन क्या है। अभी हम लोग इनके कन्फर्मेशन की बात करेंगे, इक्लिप्स कन्फर्मेशन, स्टैगर्ड गॉचे कन्फर्मेशन, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इनकी इंटर कन्वर्जन और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, तो हमारा लेक्चर उसी का है। तो हम लोग उसमें RS नोमेनक्लेचर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, और कौन कौन से हमारे कंपाउंड्स होंगे जो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, जैसे कायरल सेंटर, कायरल प्लेन वाला, कायरल एक्सिस वाला, हेलिसिटी, तो ये सारे हम लोगों के एक जो आने वाला लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगती है, अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम लोगों के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। और अगर आप मेल करना चाहें तो मेल ID भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है,
आप उसको उस पर मेल कर सकते हैं। और ये जो आने वाले लेक्चर्स हैं वो IIT JEE और JAM NET इन लोगों के लिए यूज़फुल हैं। तो आपके जानने में कोई अगर JEE की तैयारी कर रहा है, JAM की तैयारी कर रहा है, नेट की तैयारी कर रहा है, तो आप उन्हें इन लेक्चर्स को फॉरवर्ड करें, इन्हें सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें। ओके, थैंक यू।